My lovely students, welcome to Mathological. In this session, we'll be doing some more practice questions on quantitative aptitude for XGMT examination. Start करते हैं session को. And if you're not already subscribed to the YouTube channel and you like the content, then subscribe to the channel as well as press the bell icon. And you can also join the Telegram channel Mathological. So first question: if BE whole squared is equal to MPB, where B, E, M and P are all distinct digits, तो M की value क्या होगी? What will be value of M? Pause the video, try to solve it. सो बी ई एम एंड पी ये क्या है? दीज आर डिस्टिंक्ट डिजिट्स, ठीक है. और बी ई होल स्क्वायर्ड यानी कि बी ई एक 2 डिजिट नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एम पी बी, एक 3 डिजिट नंबर. ये तो मतलब हुआ, ठीक है. अ 2 डिजिट नंबर होल स्क्वायर्ड इज अ 3 डिजिट नंबर. सो क्या हो सकता है हमारा 2 डिजिट नंबर? देखो, अगर हम 10 का स्क्वायर करें सो दैट इज 100, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, एंड स्क्वायर्ड दिस बिकम्स अ 3 डिजिट नंबर. इफ यू स्क्वायर 20 स्क्वायर इज 400, 30 square is 900 and 32 square becomes 1024 which is a 4 digit number. जबकि हमारा 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर करने पे रिजल्ट आ रहा है एक 3 डिजिट नंबर. यानी कि डेफिनेटली जो हमारा नंबर BE है, 2 डिजिट नंबर BE है, दैट मस्ट बी बिटवीन 10 एंड 32. 32 से छोटा नंबर होगा बिकॉज अदरवाइज फिर हमारा जो स्क्वायर होगा परफेक्ट स्क्वायर करने पे रिजल्ट विल बी a 4 डिजिट नंबर विच इज नॉट द केस. सो दैट इज वाई BE दिस नंबर शुड बी बिटवीन 10 तो हो सकता है बट लेस देन 32, बिटवीन 10 एंड 32. और अगर ऐसा है तो सिंस BE में B हमारा क्या है? 10 डिजिट है, तो B मस्ट बी क्या हो सकता है? या तो 1 हो सकता है, इट कुड बी 1 और 2 और 3, ठीक है. BE प्रोडक्ट नहीं है, BE इंप्लाइज फॉर एग्जांपल 23, तो 2 हमारा हो गया B उस केस में और 3 हो गया E, ठीक है. तो ऐसा कोई एग्जांपल होगा. सो BE शुड बी बिटवीन 10 एंड 32 विच इंप्लाइज कि B या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा. और B हमारा परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट डिजिट में भी आ रहा है, तो यूनिट डिजिट ऑल्सो इक्वल टू B, यानी कि यूनिट डिजिट हमारा या तो 1 हो सकता है या 2 हो सकता है या फिर 3 हो सकता है. और सिंस दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर MPB, दिस इज परफेक्ट स्क्वायर, सो दिस इज अ स्पेशल प्रॉपर्टी. परफेक्ट स्क्वायर में यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकता है? 1 तो पॉसिबल है बट 2 या फिर 3 नहीं हो सकता है, दैट इज नॉट पॉसिबल. बिकॉज अगर कोई इवन नंबर है हमारा, लेट अस से 2 का स्क्वायर करोगे तो यूनिट डिजिट पे 4 आएगा, 12 का स्क्वायर पे भी यूनिट डिजिट 4 आएगा, 22 के स्क्वायर पे भी यूनिट डिजिट 4 आएगा. सिमिलरली 4 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट 6 आएगा, 14 हो, 24 हो, 34 हो, सब में यूनिट डिजिट 6 ही आने वाला है. 6 के स्क्वायर पे यूनिट डिजिट आने वाला है 6, 8 स्क्वायर यूनिट विल बी इक्वल टू 4 और 0 आएगा एंड में, तो फिर यूनिट डिजिट 0 ही आएगा. यानी कि यूनिट डिजिट इन केस ऑफ इवन नंबर का स्क्वायर विल बी 4 और 6 और 0. सिमिलरली ऑड नंबर का स्क्वायर करोगे, फॉर एग्जाम्पल 3 स्क्वायर यूनिट डिजिट विल बी 9, 13 स्क्वायर में भी यूनिट डिजिट 9 आएगा, 23 स्क्वायर में भी यूनिट डिजिट 9 आएगा, 5 स्क्वायर में तो 5 ही आएगा, 7 स्क्वायर में भी 9 ही आएगा, और 9 के स्क्वायर में आ जाएगा यूनिट डिजिट 1, और 1 के स्क्वायर में भी यूनिट डिजिट 1 ही आएगा. 1 स्क्वायर, 11 स्क्वायर, 31 स्क्वायर, सब में यूनिट 1 आएगा. यानी कि यूनिट हमारा या तो 1 आएगा या 9 आएगा या फिर 5 आएगा, तो 3 आना पॉसिबल नहीं है. सो ना तो यूनिट 2 आ सकता है ना ही 3 आ सकता है. सो द ओनली पॉसिबल केस जो कि परमिसिबल होगा इन गिवन कंडीशंस, दैट इज यूनिट डिजिट मस्ट बी इक्वल टू 1. एंड इफ दैट हैज टू बी इक्वल टू 1, क्योंकि 1 to 3 में से ही कोई एक पॉसिबल है, यानी कि B मस्ट बी 1. तो यहां से क्लैरिटी आ गया कि B तो डेफिनेटली 1 है, तो हमारा नंबर विल बी 1 E होल स्क्वायर्ड दैट इज एंडिंग विद 1. अब लिमिटेड ऑप्शंस ही अवेलेबल है, एंड सिंस ऑल डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट तो E फिर 1 तो हो नहीं सकता, ठीक है. और या तो 1 के स्क्वायर में यूनिट 1 आता है, और या फिर 9 स्क्वायर नंबर एंडिंग विद 9 के स्क्वायर में यूनिट 1 आएगा, यानी कि दिस मस्ट बी 19 का स्क्वायर विच इज 361. क्योंकि 11 का स्क्वायर करोगे तो फिर 101, E भी इक्वल टू 1 होना चाहिए, जो कि ले नहीं सकते. सो दैट इज वाई डेफिनेटली दिस नंबर विल बी 19 का स्क्वायर विच इज 361. BE विल बी 19. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? M की वैल्यू क्या होगा? सो दिस इज M, 3 इज M, P इज 6 एंड B इज 1. सो M इज इक्वल टू 3. ऑप्शन B विल बी द आंसर. ऑप्शन B आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में. इज दैट क्लियर? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. A yearly payment to the servant is rupees 90 plus 1 turban. The servant leaves the job after 9 months and receives rupees 65 and a turban. Then find the price of the turban. Turban का प्राइस क्या होगा? While yearly payment क्या है? rupees 90 plus 1 turban, that is yearly payment. rupees 90 plus let us say turban का प्राइस है T. This is annual payment. Payment for 12 months. And servant leaves the job after 9 months, so उसको 9 months का ही पेमेंट मिलेगा, and that payment is rupees 65 plus a turban.
So payment of 9 months, payment for 9 months, that is equal to 65 rupees plus 1 turban. So question is asking what is the price of the turban? टर्बन का प्राइस क्या होगा? सो 9 मंथ्स में ही चला गया वो सर्वेंट, सो 3 मंथ्स का पेमेंट उसको कम मिला है. सो या तो ऐसे देखो 9 मंथ्स का पेमेंट ये वैल्यू है, ठीक है, और 12 मंथ्स का पेमेंट है 90 रुपीज प्लस अ टर्बन. सो इक्वेशन बना लो. सो 9 मंथ्स का पेमेंट विल बी 9/12 और 3/4 टाइम्स द पेमेंट, एनुअल पेमेंट. सो 65 प्लस टी, दिस विल बी 3/4 टाइम्स 90 प्लस टी, मल्टीप्लाई बाई 4. तो 4 इंटू 65 दैट इज 260 plus 4t, this is equal to 270 plus 3t, and hence t will be equal to 10 rupees. So value of a turban, price of a turban will be 10 rupees. Option A will be the answer. Option A will be the answer. Okay. या फिर स्ट्रेट अवे देख सकते थे कि डिफरेंस कितना है हमारा. ईयरली पेमेंट इज 90 रुपीज प्लस टर्बन का प्राइस, और 9 मंथ्स का पेमेंट है 65 रुपीज प्लस टर्बन का प्राइस. तो डिफरेंस बिटवीन देम इज 25 रुपीज. तो 25 रुपीज मस्ट बी पेमेंट फॉर 3 मंथ्स, बिकॉज 3 मंथ्स शॉर्ट है, 25 रुपीज शॉर्ट है. 25 रुपीज मस्ट बी पेमेंट फॉर 3 मंथ्स. अगर 3 मंथ्स का पेमेंट है 25 रुपीज, तो 12 मंथ्स का पेमेंट विल बी 25 इंटू 4. सो दिस मस्ट बी इक्वल टू 90 प्लस टी, 90 प्लस टी, and hence t will be equal to 10. Okay, clear. Next question. A dealer buys dry fruits at rupees 100, rupees 80 and rupees 60 per kilograms. He mixes them in the ratio 3:4:5 by weight and sells it at a profit of 50%. At what price per kilogram does he sell the dry fruit? So he purchases dry fruits at rupees 100, rupees 80 and rupees 60 per kilograms and mixes them in the ratio 3:4:5 by weight, sells it at a profit of 50%. At what price per kilogram does he sell the dry fruit? तो पहले तो एवरेज निकाल लेते हैं, एवरेज कॉस्ट क्या है, और अकॉर्डिंगली फिर इंक्रीज कर देंगे बिकॉज प्रॉफिट इज 50%. सो 100 रुपीज, 80 रुपीज एंड 60 रुपीज, दीज आर द cost prices of 3 types of dry fruits which are mixed in the ratio 3:4:5. So it is a 3 kg is first type, type 1, 4 kg is second type and 5 kg is third type. Total average cost क्या आ जाएगा? Average cost will be equal to CP average, that will be equal to 100 into 3, 300 plus 80 into 4, 320 plus 60 into 5, 300 divided by total weight which is 3 plus 4 plus 5. This is 920 divided by 12. This is cost price, average cost price, and he is selling it at a profit of 50%. So selling price per kg will be equal to 920 by 12, which is 230 by 3. This is cost price, और प्रॉफिट क्योंकि 50% है, which is 1/2 का प्रॉफिट है, तो if 2 is the cost price, 1 will be profit. So selling price will be 3/2 of this value, तो into 3/2, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 115 रुपीज पर kg will be the answer. ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, 115 रुपीज पर kg. क्या है, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. If x upon x square minus 2x plus 1 is equal to 1/3, then find the value of x cube plus 1 upon x cube. Given x upon x square minus 2x plus 1, that is 1/3. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. सो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट हमारा आ जाएगा 3x is equal to x square minus 2x plus 1. So x square plus 1, this becomes equal to 5x. Now क्योंकि हमें x cube plus 1 by x cube चाहिए, तो x plus 1 by x cube फॉर्म में पहले कन्वर्ट करो, डिवाइड बाई x. x से डिवाइड करते हैं, this becomes x square plus 1 by x is equal to 5, और x plus 1 by x which is equal to 5. And hence x cube plus 1 by x cube क्या होगा? If this value is equal to p, तो x cube plus 1 by x cube is equal to p cube minus 3p. ठीक है, x square plus 1 by x square, this is equal to p square minus 2, और x cube plus 1 by x cube will be p cube minus 3p. परफेक्ट क्यूब कर लोगे, ठीक है, क्यूब कर लोगे तो वैल्यू मिल जाएगा. सो x cube plus 1 by x cube will be equal to p cube which is 5 cube minus 3 into 5. So 125 minus 15 which will be 110. So answer will be 110. Option A. Clear? Next question.
Question number 5. Distance between A and B is 72 kilometers. Two men started walking from A and B at the same time towards each other. The person who started from A traveled uniformly with average speed of 4 km per hour, while the other man traveled with varying speed as follows. In the first hour, his speed was 2 km per hour. Second hour में the speed increased and became 2.5 km per hour. Third hour में speed हो गया 3 km per hour and so on, बढ़ता रहा ऐसे ही. तो when or where will they meet each other? That is the question. Distance initially है 72 का. Between A and B, distance is 72 km. So R1 में person starting from A कितना ट्रैवल करेगा? 4 किलोमीटर. उसका तो स्पीड कंसिस्टेंट है, तो R1 में 4 किलोमीटर ट्रैवल करेगा. पर्सन स्टार्टिंग फ्रॉम बी वो कितना ट्रैवल करेगा? ही विल बी वॉकिंग 2 किलोमीटर्स बिकॉज स्पीड इज 2 किलोमीटर पर आवर. R2 में ए वाला तो 4 किलोमीटर ट्रैवल करेगा, बट बी वाले का स्पीड इंक्रीज हो जाएगा 2.5 किलोमीटर. ही विल बी ट्रैवलिंग इन सेकंड आवर. थर्ड आवर में 4 किलोमीटर एंड 3 किलोमीटर्स एंड कंसिस्टेंटली ऐसे ही स्पीड इसका इंक्रीज होता रहेगा, जबकि फर्स्ट वाले का स्पीड विल बी कांस्टेंट. अब डिस्टेंस ट्रैवल्ड क्या है? सिंस दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ से आ रहे हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन देम विल बी डिक्रीजिंग कंसिस्टेंटली. तो फर्स्ट आवर में डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय देम टुगेदर विल बी 6 किलोमीटर्स. सेकंड आवर में दिस इज 6.5. थर्ड आवर में दिस इज 7. तो क्लियरली दिस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. 6, 6.5, 7, नेक्स्ट विल बी 7.5, देन 8 एंड सो ऑन. ठीक है, तो एक एपी बन रहा है हमारा. अगर नंबर ऑफ आवर्स जबकि उनका मीटिंग होगा, अगर वो इंटीजर होगा, तो इन दोज इंटीग्रल नंबर ऑफ आवर्स द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय 72 किलोमीटर. लेट अस से कि एन आवर्स के बाद में उनका मीटिंग होता है, तो डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन एन आवर्स विल बी 72 किलोमीटर्स. एंड सिंस दिस इज एपी, तो टोटल सम क्या आ जाएगा? सम ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड दैट विल बी इक्वल टू n/2 into 2a plus n-1 times d. ठीक है, a वहां पे आ गया 6, तो n/2 इंटू 2 इंटू 6 प्लस n-1 टाइम्स d कितना है? d इज 0.5 किलोमीटर पर आवर, 0.5 किलोमीटर, एंड दिस टोटल इज इक्वल टू 72. दिस इज अवर इक्वेशन. मल्टीप्लाई बाय 2, तो n इंटू 12 प्लस 0.5 n माइनस 0.5, दिस इज इक्वल टू 144. So n into 0.5 n plus 11.5, this is equal to 144. Okay. Multiply further by 2. 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे और 0.5 और 11.5 मल्टीप्लाई कर दो 2 से. So this will become n into n plus 23, which is 288. ठीक है, 288 इज 2 इंटू 144 या फिर 4 इंटू 72, 8 इंटू 36. ठीक है, और दिस इज 32 इंटू 9, 9 इंटू 32. तो n शुड बी इक्वल टू 9. n इक्वल टू 9 पुट कर दोगे, n प्लस 23 कितना हो जाएगा? 32. तो 9 टू 32 दैट इज इक्वल टू 288, यानी कि n शुड बी इक्वल टू 9, यानी कि दे विल बी मीटिंग आफ्टर 9 आवर्स. तो ना तो 7 आवर्स आंसर है, ना 10 आवर्स आंसर है. आफ्टर 9 आवर्स दे विल बी मीटिंग अप. और डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 9 आवर्स बाय द पर्सन स्टार्टिंग फ्रॉम ए कितना होगा? दैट विल बी 36 किलोमीटर्स. 9 आवर्स में कितना ट्रैवल करेगा? द पर्सन स्टार्टिंग फ्रॉम ए विल बी ट्रैवलिंग 9 into 4, 36 किलोमीटर्स. टोटल डिस्टेंस है 72, तो द पर्सन स्टार्टिंग फ्रॉम बी विल ऑल्सो बी ट्रैवलिंग द रिमेनिंग डिस्टेंस. रिमेनिंग डिस्टेंस कितना है? 72 माइनस 36, दैट इज ऑल्सो 36 किलोमीटर. तो डिस्टेंसेस ट्रैवल्ड आर इक्वल, यानी कि दे विल मीटिंग एग्जैक्टली एट द मिड पॉइंट. एग्जैक्टली एट द मिड पॉइंट पे, यानी कि मिड वे बिटवीन ए एंड बी विल बी द आंसर. ऑप्शन डी विल बी द आंसर. क्या ये क्लियर है? ओके, सो आंसर विल बी दे विल बी मीटिंग एग्जैक्टली मिड वे बिटवीन ए एंड बी आफ्टर 9 आवर्स. Isn't it so? Clear? ठीक है, और स्ट्रेट अवे भी कैलकुलेट कर सकते थे कि देखो हमें पता है आर नंबर 1 में द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 6 किलोमीटर्स, R2 में 6.5, R3 में 7, R4 में 7.5, R5 में 8, देन 8.5, 9. ठीक है, तो लेट अस से क्योंकि 7 आवर्स ऑप्शन में गिवन है, तो 7 आवर्स का डिस्टेंस टोटल कर लो मैनुअली.
क्या आंसर आएगा? एवरेज वैल्यू कितना आ रहा है, क्योंकि एपी है, एवरेज वैल्यू देख लो 7.5 है, तो 7 आवर्स में डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 7 आवर्स विल बी 7.5 इंटू 7, एवरेज वैल्यू इंटू 7, 49 प्लस 3.5 52.5 किलोमीटर्स। ओके, अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द 8th आवर, R8 में डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा? 9.5, ऐड कर दो 52.5 प्लस 9.5 दैट इज 62 किलोमीटर, और R9 में दिस डिस्टेंस विल बी 10 किलोमीटर्स, यानी कि 72 किलोमीटर्स कंप्लीट हो जाएगा इन 9 आवर्स। तो मैनुअली भी इजीली कर सकते हो, फॉर्मूला यूज करने का ऐसा कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत लिमिटेड, बहुत ज्यादा डिस्टेंस थोड़ी 20 आवर्स 30 आवर्स के बाद में मिल रहे होते तो फिर हमें प्रॉपर्ली फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, वहां पे मैनुअली नहीं कर सकते, बट यहाँ पे डिस्टेंस हम मैनुअली कैलकुलेट कर सकते हैं, तो मैनुअली ज्यादा आसान है कंपैरेटिवली। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। A and B start an enterprise together with A as an active partner. A इन्वेस्ट करता है कितना? ₹4,000 and ₹2,000 more after 8 months. B invests ₹5,000 and withdraws ₹2,000 after 9 months. Being the active partner, A takes ₹100 per month as an allowance from the profit. So what is the share of B if the profit of the year is ₹6,700? Total profit of the year is ₹6,700. और प्रॉफिट शेयर में क्या होता है? ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ए का इन्वेस्टमेंट कितना है? ए इज इन्वेस्टिंग ₹4,000 फॉर 8 months, और आफ्टर 8 months ही इज इन्वेस्टिंग ₹2,000 मोर, एडिशनली एक्स्ट्रा और इन्वेस्ट कर रहा है। तो फॉर फर्स्ट 8 months इन्वेस्टमेंट इज ₹4,000 फॉर 8 months, एंड देन आफ्टर दोज 8 months कितना टाइम बचा? 4 months के लिए ही विल बी इन्वेस्टिंग टोटल 4,000 प्लस 2,000 एक्स्ट्रा, यानी कि अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी ₹6,000, और प्रॉफिट इसके प्रोपोर्शन में होगा। इन्वेस्टमेंट ऑफ बी फॉर फर्स्ट 9 months इज ₹5,000, एंड फॉर रिमेनिंग 3 months दिस इन्वेस्टमेंट विल बी, बिकॉज ही विड्रॉज ₹2,000, तो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट हो जाएगा ₹3,000 का। प्रॉफिट शेयरिंग विल बी इन द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, तो 4,000 इंटू 8 इज 32,000 प्लस 24,000, यानी कि 56,000 आ गया, वैल्यू आ गया। हमें रेशियो निकालना है, रेशियो ऑफ प्रॉफिट, और फॉर बी दिस विल बी 5,000 इंटू 9 45,000 प्लस 9,000 54,000 आ गया। सो द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम का वैल्यू विल बी रेशियो ऑफ प्रॉफिट, तो 56,000 इंटू 54,000 दिस विल बी 28:27। So this will be ratio of profit of A and B. But ध्यान ये देना है कि A को also ₹100 is also being paid per month as an allowance. तो पहले allowance वाला अमाउंट को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 6,700 में से, बचे हुए अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 6,700 में से ₹100 पर मंथ A को अलाउंस मिल रहा है, तो 100 इंटू 12 ₹1,200 तो अलाउंस की तरह ही पे हो गया। So remaining amount is 5,500. This will be distributed between A and B. और A और B का टोटल शेयर आ रहा है 28:27, टोटल आ गया 55 यूनिट्स, विच इज इक्वल टू ₹5,500। सो 1 यूनिट इक्वल टू ₹100 आ गया, यानी कि B का शेयर विल बी ₹2,700। B will be paid ₹2,700, और बचा हुआ अमाउंट विच इज ₹4,000 विल बी पेड टू A, इंक्लूडिंग शेयर जो उसको मिल रहा है इन्वेस्टमेंट टू टाइम के रेशियो में, और एडिशनली अलाउंस जो मिल रहा है। टोटल 4,000 विल बी पेड टू A फ्रॉम प्रॉफिट एंड 2,700 विल बी पेड टू B from the profit. Option C will be the answer. Next question. Question number 7. Consider an equilateral triangle ABC of side 30 km as given in the following diagram. Two people start at the same time from points A and B with the speeds 30 km/h and 20 km/h respectively, and move on the sides of the triangle in the clockwise direction. They meet each other for the first time at what point or what distance? तो दो पर्सन्स हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल की डायमेंशन है हमारी 30 30 30, ऑल साइड्स आर 30 किलोमीटर्स ईच, एंड वन पर्सन इज स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए और स्पीड इज 30 km/h, एंड सेकेंड पर्सन इज स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट बी एट स्पीड 20 km/h, और ये जा रहे हैं अलोंग साइड द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. So when they are starting, the distance between them कितना है? A और B के बीच का डिस्टेंस कितना है? वन साइड लेंथ विच इज 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और सिंस दोनों ही एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, या एक दूसरे की तरफ नहीं जा रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, बिकॉज A B के पीछे जा रहा है, पीछा कर रहा है एक तरह से, ठीक है, भले ही ये ट्रायंगल है बट दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, डायरेक्शन तो सेम है। तो सिंस डायरेक्शन इज सेम, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा?
S1 माइनस S2, सेम डायरेक्शन में रेडियो स्पीड विल बी S1 माइनस S2, तो 30 माइनस 20 और डिस्टेंस बिटवीन देम इज 30 किलोमीटर, तो टाइम टेकन इन मीटिंग विल बी 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है बिटवीन देम डिवाइडेड बाय रेडियो स्पीड विच विल बी 30 माइनस 20, तो 30/10 3 आवर्स का टाइम लगेगा मीटिंग होने में, 3 आवर्स का टाइम लगेगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बी इन 3 आवर्स कितना होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बी इन 3 आवर्स विल बी 3 into 20 60 किलोमीटर्स। सो 60 किलोमीटर ट्रैवल करके बी कहां पहुंच जाएगा, 30 से बी से सी तक पहुंचेगा और फिर सी से ए पहुंच जाएगा। सो पर्सन स्टार्टिंग फ्रॉम बी विल बी रीचिंग पॉइंट ए आफ्टर 3 आवर्स, और ए से स्टार्ट करने वाला पर्सन भी 3 आवर्स के बाद में, बिकॉज वो एक आवर में ट्रैवल कर रहा है 30 किलोमीटर, तो एक साइड को कवर कर ले रहा है, तो ही विल ऑल्सो बी रीचिंग पॉइंट ए, सो दिस विल बी मीटिंग पॉइंट और बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन इजी था, बस एक शेप बना दिया तुम्हारे लिए, ठीक है। क्वेश्चन वाज काइंड ऑफ इजी। ऑप्शन डी पॉइंट ए विल बी द आंसर, दे विल मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एट पॉइंट ए। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, कमेंट में आंसर करना कि सेकंड मीटिंग कब होगा और कहां पे होगा। मीटिंग नंबर 2 एट विच पॉइंट एंड आफ्टर व्हाट टाइम। ओके, व्हाट टाइम आफ्टर मीटिंग 1। मीटिंग 1 तो हो गया, मीटिंग 2 किस पॉइंट पे होगा और कितने टाइम के बाद में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टॉक पोर्टफोलियो ऑफ 4 स्टॉक्स consists of 4 stocks. Stock A represents 20% of the portfolio and has a return of 6%. Stock B represents 30% of the portfolio and has a return of 8%. Stock C represents 20% and has a return of 4%. And stock D represents the remaining 30% and has a negative return of 5%. So what is the average return of the portfolio? There are 4 stocks और 20% of portfolio employees, यानी कि टोटल जितना इन्वेस्टमेंट किया है उसका 20% इन्वेस्टमेंट स्टॉक ए में किया है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इंप्लाइज कि 20% ऑफ पोर्टफोलियो, रिटर्न 6%, यानी कि 6% का रिटर्न मिल रहा है, यानी कि 6% अमाउंट मिल रहा है एक्स्ट्रा, उस पर प्रॉफिट मिल रहा है। तो स्टॉक ए बी सी डी, देयर आर 4 स्टॉक्स एंड लेट अस से अगर टोटल इन्वेस्टमेंट रुपीज 100 का है, 100 रुपीज इज टोटल पोर्टफोलियो, in that case 20% is stock A 20 rupees, 30% is stock B 30 rupees, and 20% is stock C and 30% is stock D. So these are the investment का value, ठीक है, investment, and return is 6%, 8%, 4% एंड -5%, बिकॉज नेगेटिव रिटर्न हो रहा है लास्ट वाले स्टॉक में, ये चीज ध्यान देना है, नेगेटिव रिटर्न है 5% का। अब सबके लिए इंडिविजुअल रिटर्न निकाल लो और फिर एवरेज सबको ऐड कर लोगे तो एवरेज रिटर्न मिल जाएगा। 20 का 6% क्या होगा, 1% इज 0.2, 6% विल बी 1.2 रुपीज, प्लस 30 का 8% विल बी 2.4 रुपीज, 20 का 4% विल बी 0.8 रुपीज, और लास्टली 30 का 5% विल बी 1.5, बट ये निगेटिव वैल्यू है, -1.5 होगा। तो 3.6 plus 0.8, 4.4 minus 1.5, which will be 2.9 rupees. This is the return on 100 rupees, यानी कि परसेंटेज रिटर्न क्या हो गया, 2.9%. ऑप्शन डी will be the answer. Okay. Question number 9. One bacterium splits into 8 bacteria of the next generation, but due to the environmental conditions, only 50% survive and remaining 50% die. So if the 7th generation number is 4096 million, so what is the number in the first generation? So one bacterium of the first generation splits into 8 bacterium of the next generation. ठीक है, so अगर 1 bacterium था to start with, next generation में कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, but out of these 8, 4 only 50% survive, 50% तो they die. So out of these 8 बचने वाले कितने हैं, 4 ही बचेंगे। सो इफेक्टिवली ये समझो कि फर्स्ट जनरेशन में अगर 1 थे तो 4 ही बचे, 4 नेक्स्ट जनरेशन में बचे, ठीक है। अब ये 4 फिर से प्रोड्यूस करेंगे, कितने प्रोड्यूस करेंगे, 8 ईच, बट 50% फिर से सर्वाइव करेंगे ओनली, तो यानी कि बचेंगे कितने, 4 into 4 16 ही बचेगा, बिकॉज 32 प्रोड्यूस हुआ बट बचेगा सिर्फ 16,
सो 1 से हुआ 4, 4 से हुआ 16, हर एक जनरेशन में 4 टाइम्स हो जाएगा बैक्टीरिया, इज दैट इट सो? क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट इज द नंबर इन द फर्स्ट जनरेशन, अगर 7th जनरेशन में नंबर ऑफ बैक्टीरिया है हमारा टोटल 4096 मिलियंस। सो सेकंड जनरेशन में, ठीक है, 7th जनरेशन में है 4096 मिलियंस, तो फर्स्ट जनरेशन में कितना रहा होगा? सो दिस इज जनरेशन 1, जनरेशन 1 में अगर 1 है, जनरेशन 2 में हो जाएगा 4, जनरेशन 3 में हो जाएगा 16, जनरेशन 4 में हो जाएगा हमारा 4 टाइम्स 64, जनरेशन 5 में हो जाएगा 256, जनरेशन 6 में हो जाएगा 1024, और फिर फाइनली जनरेशन 7 में हो जाएगा 4 टाइम्स इसका 4096। या अगर जनरलाइज करते तो जनरेशन 1 में अगर हमारा 1 है तो जनरेशन 2 में हो जाएगा 4 विच इज 2 स्क्वायर, या फिर 4 टू द पावर 1, और जनरेशन 3 में हो जाएगा 4 का स्क्वायर, जनरेशन 4 में हो जाएगा 4 क्यूब, जनरेशन 7 में होगा 4 टू द पावर 7 माइनस 1, या जनरेशन n में हो जाएगा इनफैक्ट 4 टू द पावर n माइनस 1, बिकॉज जीपी बन रहा है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो 4 टू द पावर 6 इज 4096, अगर 1 से स्टार्ट किया तो 7 जनरेशन में दिस विल बी 4096, तो अगर 4096 मिलियन हो रहा है यानी कि फर्स्ट जनरेशन में दिस मस्ट बी 1 मिलियन, ऑप्शन ए। ठीक है, जैसे जनरली हम देख लिया जनरेशन n में दिस विल बी 4 टू द पावर n माइनस 1 टाइम्स द फर्स्ट जनरेशन वाला वैल्यू। अगर इनिशियली वैल्यू n था तो 7 जनरेशन में दिस विल बी 4 टू द पावर 7 माइनस 1 into n, which will be 4096 times n. So since this is 4096 million, यानी कि n will be equal to 1 million. Okay. Next question, question number 10. 7 to the power 15 plus 7 to the power 16 plus 7 to the power 17 is not divisible by which of the following numbers? 7, 3, 5, 19 and 2. किससे divisible नहीं होगा? That is the question. 7 to the power 15 plus 7 to the power 16 plus 7 to the power 17. सबसे पहला काम करो 7 to the power 15 को कॉमन ले लो, inside the bracket it will be 1 plus 7 to the power 1 plus 7 to the power 2. So 7 to the power 15 into 1 plus 7 plus 49. So 7 to the power 15 into 57 हो गया। तो 7 का मल्टीपल तो डेफिनेटली है, वो तो वैसे भी दिख रहा था 7 का मल्टीपल तो होना ही है, तो क्योंकि पूछा है नॉट डिविजिबल, तो 7 का तो है ही है, तो आंसर नहीं होगा, फर्स्ट तो डेफिनेटली आंसर का पार्ट नहीं होगा। और क्या क्या हो रहा है, 7 टू द पावर 15 इंटू 57 है, 57 इज 19 इंटू 3, यानी कि डिविजिबल बाई 3 एज वेल, 3 से भी डिविजिबल है, 19 से भी डिविजिबल है, 5 से नहीं होगा, 2 से नहीं होगा, 2 से इसलिए नहीं होगा बिकॉज ऑड नंबर है तो पॉसिबल ही नहीं है, और 5 से ही पॉसिबल नहीं है, तो 5 एंड 2 थर्ड एंड फिफ्थ, दैट वुड बी द आंसर। ओके, 2 के लिए 11 होना पड़ता है और 5 के लिए यूनिट डिजिट पे या तो 0 आएगा या फिर 5 आएगा, और क्योंकि फैक्टराइज करने में, प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे हमें 5 मिल ही नहीं रहा है, तो डेफिनेटली 5 से डिविजिबल नहीं है। इनफैक्ट किसी भी प्राइम और जो नंबर्स होंगे जो कि फैक्टर में नहीं आ रहे उनसे डिविजिबल नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। In the nuts and bolts factory, one machine produces only nuts at the rate of 100 nuts per minute and needs to be cleaned for 5 minutes after production of every 1000 nuts. Another machine produces only bolts at the rate of 75 bolts per minute and needs to be cleaned for 10 minutes after production of every 1500 bolts. If both the machines start production at the same time, what is the minimum duration required for producing 9000 pairs of nuts and bolts? तो एक मशीन तो नट्स प्रोड्यूस कर रही है, दूसरी मशीन प्रोड्यूस कर रही है बोल्ट्स। A machine producing nuts is producing 100 nuts per minute and needs to be cleaned for 5 minutes after production of every 1000 nuts. टोटल हमें कितने प्रोड्यूस करने हैं, 9000 नट्स एंड 9000 बोल्स। तो अगर 9000 प्रोड्यूस करने हैं तो 1000 1000 1000, ठीक है, बट आफ्टर एवरी 1000 नट्स का प्रोडक्शन क्या करना है हमको, 5 मिनट्स का ब्रेक लेना है, फिर 1000 नट्स प्रोड्यूस होंगे, फिर 5 मिनट्स का ब्रेक होगा, फिर 1000 नट्स प्रोड्यूस होंगे, फिर 5 मिनट्स का ब्रेक होगा, एंड सो ऑन, ऐसे ही साइकिल चलता रहेगा। बट देखो जब लास्ट टाइम 1000 नट्स प्रोड्यूस होंगे उसके बाद तो ब्रेक नहीं होगा, तो ब्रेक हमारे बीच में ही रहेंगे। जब लास्ट में हमारे 1000 नट्स प्रोड्यूस होंगे उस टाइम तो ब्रेक नहीं होगा, उसके बाद ब्रेक थोड़ी काउंट करोगे, तो ब्रेक तुम्हारे बीच वाले काउंट होंगे। तो कितने ब्रेक होंगे बीच में, क्योंकि 1000 इंटू 9 इज 9000, यानी कि टोटल हमें 9 टाइम्स प्रोडक्शन करना है, और टाइम कितना लगा हर बार, 100 नट्स पर मिनट है,
यानी कि 1000 नट्स प्रोड्यूस होने में टाइम लगेगा हमारा टोटल 10 मिनट्स का। तो टोटल टाइम टेकन इन प्रोड्यूसिंग नट्स विल बी 1000 नट्स को प्रोड्यूस करने में टाइम लगेगा 10 मिनट्स का, तो टोटल 9000 है, 10 इंटू 9, ठीक है, 1000 इंटू 9 का के लिए 10 मिनट्स इंटू 9 ऐसे टोटल टाइम्स होंगे, प्लस इंटरवल कितना है 5 मिनट्स का, और ये इंटरवल कितने होंगे बीच में होंगे, तो 9 - 1 एक बार कम आएगा, यानी कि टोटल 8 इंटरवल्स होंगे, तो 8 इंटू 5, तो टाइम टेकन विल बी 90 + 40 130 मिनट्स। सो इन 130 मिनट्स 9000 नट्स विल बी प्रोड्यूस्ड। नट्स तो 9000 प्रोड्यूस हो गए 130 मिनट्स में, बट बोल्ट्स भी प्रोड्यूस करने हमें, और बोल्ट्स के लिए है हमारा स्पीड है 75 बोल्ट्स पर मिनट, रेट है 75 बोल्ट्स पर मिनट। यहीं ब्रेक होना है, आफ्टर एवरी 1500 बोल्ट्स देयर इज अ ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स का। तो 1500 बोल्ट्स आर प्रोड्यूस्ड, देन देयर इज अ ब्रेक ऑफ 10 मिनट, देन फर्दर 1500 बोल्ट्स आर प्रोड्यूस्ड, देन अगेन अ ब्रेक ऑफ 10 मिनट, और 1500 बोल्ट प्रोड्यूस होने में टाइम कितना लगेगा 1500 बाई 75, टाइम लग रहा है 20 मिनट्स का, और टोटल 1500 इंटू 6 दैट इज 9000। सो ऐसे 6 टोटल टाइम इंटरवल्स आएंगे, 6 इंटू 20, और क्योंकि लास्ट में नहीं काउंट करना है तो बीच के 5 इंटरवल्स होंगे जहां पे कि ब्रेक होगा, तो प्लस 5 इंटू 10, तो 120 प्लस 50 170 मिनट्स लगेंगे बोल्ट्स को प्रोड्यूस करने में। और क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द मिनिमम ड्यूरेशन रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ 9000 पेयर्स। तो नट्स और बोल्ट्स में ज्यादा टाइम कहां लग रहा है, बोल्ट्स में, तो दिस विल बी डिटरमाइनिंग टाइम, यानी कि टोटल टाइम लगेगा हमारा 170 मिनट्स का, ऑप्शन सी विल बी द आंसर। ओके, इसी चीज को ऐसे भी समझ सकते थे कि देखो हमें जब बोल्ट्स प्रोड्यूस करने हैं तो 10 मिनट्स में हो जा रहे हैं 1000 नट्स प्रोड्यूस, 1000 बोल्ट्स प्रोड्यूस हो जा रहे हैं 10 मिनट्स से 1000 बोल्ट्स प्लस फर्दर 5 मिनट्स का ब्रेक, इफेक्टिवली 15 मिनट्स में हमारे 1000 बोल्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, और लास्ट वाला काउंट नहीं करना है, और टोटल 1000 इंटू 9 विल बी 9000, तो 15 इंटू 9 कर दो, और लास्ट का जो ब्रेक है उसको माइनस कर दो, बिकॉज लास्ट में ब्रेक नहीं लेना है, तो -5, यानी कि 130 मिनट्स का टाइम लगेगा। सिमिलरली फॉर नट्स, सॉरी ये नट्स थे तभी उल्टा लिख दिया है ना, पहले नट्स हो रहे थे तभी कंफ्यूज हो रहे थे, दिस इज नट्स, बाद में बोल्ट्स हो रहे हैं। यही सेम चीज बोल्ट्स में करनी है, बोल्ट्स में टाइम कितना लग रहा है 20 मिनट्स का टाइम लग रहा है प्रोडक्शन में, और प्लस 10 मिनट्स का ब्रेक, तो 30 इंटू 6, और माइनस करोगे 10 क्योंकि लास्ट वाला ब्रेक काउंट नहीं करना है, तो यहां से आ जाएगा वैल्यू 170 मिनट्स का, और डिटरमाइनिंग वैल्यू क्या होगा, जो लार्जर वैल्यू होगा 170 मिनट्स, दैट विल बी द आंसर, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a secant PAB is drawn from an external point P to the circle with the center at O, intersecting it at A and B. If OP is equal to 17 cm, PA is equal to 12 cm, and PB is equal to 22.5 cm, then what would be radius of the circle? सर्कल का रेडियस क्या होगा? So center is at O. Let us say this is A, this is B, and this point is P. So as per the question, PA is 12, PB is 22.5, and OP is 17. The question asking about a radius of the circle. कैसे करेंगे? अब अगर हम यहाँ पे सेकंड थ्योरम अप्लाई करें, ठीक है, इंटरसेक्टिंग सेकंड्स या इंटरसेक्टिंग, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सटेंड करो, ओ से इसको एक्सटेंड करो, ठीक है, लेट अस से दिस पॉइंट इज एक्स एंड दिस पॉइंट इज वाई। सो एज पर द सेकंड थ्योरम, पी ए इंटू पी बी, दिस विल बी इक्वल टू पी एक्स इंटू पी वाई। अब ओ वाई ये तो रेडियस है, रेडियस से रेडियस इज आर, ये भी रेडियस है, तो पी एक्स क्या हो जाएगा, पी ए तो हमारा क्लियर है 12 है, और पी बी है 22.5, पी एक्स विल बी 17 माइनस आर,
और पी वाई विल बी 17 प्लस आर. So this will be 17 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर विच इज इक्वल 12 इंटू 22.5 या फिर 22.5 हो गया 45/2. तो 6 इंटू 45 दैट विल बी 270. सो आर स्क्वायर विल बी इक्वल 289 minus 270 which is equal to 19. So r will be square root of 19 centimeter. Radius will be square root of 19 centimeter. Option D will be the answer. Okay. Clear है? Next question. Question number 13. Find the value of the expression square root of 20 minus square root of 50 minus square root of 20 and so on and so forth. And so on. So can we say कि अगर हम assume कर लें कि let's say this is equal to x, क्योंकि इन्फाइनिटी टाइम्स हमारा ये जा रहा है स्क्वायर रूट, तो क्या जो इसके अंदर वाला पोर्शन है इसमें भी तो इन्फाइनिटी टाइम्स स्क्वायर रूट होगा. सो कैन वी से दिस इज ऑल्सो इक्वल टू एक्स, इजंट इट सो? ये भी तो इक्वल टू एक्स है. सो वी कैन से स्क्वायर रूट ऑफ 20 माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू एक्स. स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करते दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स. सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 बिकम्स इक्वल टू 0. 20 को दो पार्ट में ब्रेक करना है जिनका डिफरेंस 1 हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x minus 4x minus 20 this is equal to 0. So x minus 4 into x plus 5 this is equal to 0. तो या तो x equal to 4 होगा या फिर minus 5 होगा. तो पॉजिटिव वैल्यू विल बी द आंसर विच इज x equal to 4 बिकॉज रिजल्ट तो पॉजिटिव ही आएगा अपना. ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द आंसर. स्क्वायर रूट का रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा. ठीक है, सो x equal to 4 विल बी अवर आंसर. इन जनरल अगर बात करें, सो जब भी अगर कभी ऐसा एक्सप्रेशन हमें गिवन है तो स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू आ रहा है हमारा 20 माइनस 20 एंड सो ऑन. सो इस 20 को ब्रेक कर सकते हो n इंटू एन प्लस 1 में, और अगर बीच में माइनस साइन है जो कि हर केस में यहां पे आ रहा है, तो इफ द साइन इज नेगेटिव तो फिर हमारा आंसर क्या आएगा, n आएगा. 20 इज बेसिकली 4 इंटू 5. तो इस केस में हमारा रिजल्ट विल बी इक्वल टू 4. जस्ट इन केस अगर ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ 20 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 20 एंड सो ऑन, यानी कि सारे के सारे पॉजिटिव साइंस होते. So in that case answer will be n plus 1, यानी कि which is will be equal to 5. Okay. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 14. The breadth b of a room is twice its height and half of its length. Find the length of the longest diagonal of the room. Longest diagonal of the room का लेंथ क्या होगा? Breadth of the room is twice its height and half of its length. So breadth is basically equal to 2 times of its height and half of the length. तो यहां से हम लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सबको b के टर्म्स में लिख सकते हैं. तो ब्रेड्थ तो b ही हो गया. लेंथ क्या है, लेंथ बाई 2 इज ब्रेड्थ, तो लेंथ इज इक्वल 2 टाइम्स ब्रेड्थ, और 2 टाइम्स हाइट इज इक्वल टू ब्रेड्थ, तो हाइट हो जाएगा हमारा b बाई 2. सो ऑल दीज कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ ब्रेड्थ ओनली. लॉन्गेस्ट डायगोनल का लेंथ क्या होगा, तो लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट डायगोनल, क्योंकि रूम हमारा क्या हो गया, क्यूबॉइड का शेप में हो गया, तो इफ क्यूबॉइड का डायमेंशंस आर ए बी एंड सी, इफ डायमेंशंस आर ए बी एंड सी, देन लॉन्गेस्ट डायगोनल का लेंथ होगा, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. सो इन दिस केस अवर आंसर विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 2b होल स्क्वायर्ड plus b whole squared plus b by 2 whole squared, which will be 4b square plus b square 5b square plus b square by 4, which will be square root of 21b square upon 4, which will be square root of 21 into b by 2. Option C will be the answer. क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 15.
A hemispherical bowl of internal radius 18 cm is full of fluid. This liquid is to be filled in cylindrical bottles, each of radius 3 cm and height 6 cm. How many bottles are required to empty the bottle? हेमिस्फेरिकल बाउल है, ठीक है, इंटरनल रेडियस है 18 सेंटीमीटर, फुल ऑफ लिक्विड है, तो वॉल्यूम क्या होगा हेमिस्फेरिकल बाउल का? तो एम्प्टी द बाउल होगा, बॉटल नहीं. वॉल्यूम ऑफ दिस हेमिस्फेरिकल बाउल, दिस विल बी इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब. स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा. और इंटरनल रेडियस है हमारा 18 सेंटीमीटर. इंटरनल रेडियस इज इंपॉर्टेंट फॉर फाइंडिंग द वॉल्यूम. एक्सटर्नल रेडियस भी गिवन होता या थिकनेस गिवन होता तो उससे हम इंटरनल रेडियस निकाल लेते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन कहता है कि एक्सटर्नल रेडियस हमारा जो है, रेडियस एक्सटर्नल दैट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर एंड थिकनेस ऑफ द बाउल, थिकनेस इज 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर मान लेते हैं, थिकनेस 2 सेंटीमीटर है, तो इंटरनल रेडियस हो जाएगा हमारा एक्सटर्नल रेडियस माइनस थिकनेस, दैट विल बी 18. ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या होगा वॉल्यूम 2/3 इंटू पाई इंटू 18 होल क्यूब. और दिस लिक्विड इज टू बी फिल्ड इन सिलिंड्रिकल बॉटल्स, ईच ऑफ द रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 6 सेंटीमीटर. लेट अस से n बॉटल्स टोटल लगेंगे हमारी, एक बॉटल का वॉल्यूम निकाल लेते हैं. तो वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर दिस विल बी इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन सिलेंडर, और वॉल्यूम ऑफ वन सिलेंडर विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच. तो पाई इंटू 3 इंटू 3 इंटू 6. ठीक है, इक्वेट कर दो दोनों को. तो 2/3 इंटू पाई इंटू 18 इंटू 18 इंटू 18 दैट इज इक्वल टू n इंटू पाई इंटू 3 इंटू 3 इंटू 6. 6 इंटू 3 से 18 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 2 पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 इंटू 18 इंटू 2 दैट इज 72. तो n इज इक्वल टू 72 हमारा आंसर आ गया. टोटल 72 सच बॉटल्स विल बी नीडेड. ऑप्शन बी विल बी द आंसर. 72 विल बी द आंसर. क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. In triangle PQR, PQ or PR both are equal. PQ is equal to PR is equal to 10 centimeter. Points ST and U lie on PQ, QR and PR respectively such that ST is parallel to PR and UT is parallel to PQ. So what is the perimeter of the quadrilateral PSTU? Perimeter of the quadrilateral PSTU. Triangle PQR, where PQ is equal to PR, both are equal to 10. Then points S to U lie on PQ, PQR and PR. S is on PQ, let us say this is equal to S, this is point S, such that ST is parallel to PR. ठीक है, ST को बनाना है parallel to PR. So PR and ST are parallel. Also UT is parallel to PQ. तो PQ के parallel UT. So UT and PQ, these are also parallel. We need to find out perimeter of the quadrilateral PSTU. इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है हमें. दिस इज ऑल इन्फॉर्मेशन. बट हमें ये क्या पता है कि इन ट्रायंगल PQR, PQ और PR बोथ आर इक्वल. तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल. ट्रायंगल PQR इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. एंड इफ ट्रायंगल इज आइसोसेलेस तो टू एंगल्स हमारे कौन से एंगल्स इक्वल होंगे? PQ और PR के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, यानी कि दीज टू एंगल्स विल बी इक्वल. If this angle is theta, this will also be theta. Isn't it so? ठीक है, अब जब हमारा PR and ST both are parallel, if PR and ST are parallel और QR हमारा लाइन है जिसपे कि PR भी एंगल बना रहा है थीटा और ST भी पैरेलल है उसके, तो क्या दिस एंगल विल आल्सो बी इक्वल टू थीटा? क्या नहीं होगा? दिस विल आल्सो बी इक्वल टू थीटा. Isn't it so? Similarly UT and PQ are parallel, तो UT से जो एंगल बन रहा है हमारा, दिस विल आल्सो बी इक्वल टू थीटा बिकॉज ये एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा होगा. सो अब ये जो छोटू वाले ट्रायंगल है हमारे, ट्रायंगल QST, इसमें एंगल SQT एंड STQ ये दोनों इक्वल है. एंड इफ दीज टू आर इक्वल देन डेफिनेटली SQ विल बी इक्वल टू ST. बाय द सेम लॉजिक ट्रायंगल
यू टी आर में यू टी विल बी इक्वल टू यू आर। क्या ये बात क्लियर होती है यहां तक? क्या ये बात समझ में आती है? ओके, अब बात करते हैं, क्योंकि हमें क्वाड्रेटर का पेरीमीटर निकालना है, क्या वो डेफिनेट हो सकता है? या तो डेफिनेट होगा तो सारे केसेस में इक्वल होगा, अदरवाइज आंसर होगा फिर डेटा इनसफिशिएंट। तो एक कोई वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं, लेट्स अज्यूम कि पी एस हमारा इक्वल टू एक्स है, दिस इज इक्वल टू एक्स। अब टोटल लेंथ हमारा 10 है, सो इफ दिस इज एक्स, सो दिस मस्ट बी कितना? 10 माइनस एक्स। क्यू एस विल बी 10 माइनस एक्स, और अगर क्यू एस 10 माइनस एक्स हो गया तो एस टी भी तो इक्वल होगा उसके, सो दिस विल ऑल्सो बी 10 माइनस एक्स। ठीक है, एंड इफ दिस इज 10 माइनस एक्स, अगर हमारा क्यू एस ये एस टी 10 माइनस एक्स है, तो एक बात बताओ, अगर एस टी 10 माइनस एक्स हुआ तो एस टी एंड पी क्यू, बेसिकली दिस क्वाड्रिलेटरल पी एस टी यू है क्या? बिकॉज ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, दिस इज अ पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, सो यानी कि दिस विल आल्सो बी 10 माइनस एक्स, और दिस विल आल्सो इक्वल टू एक्स। सो अब तो पेरीमीटर आ जाएगा। पेरीमीटर क्या आ जाएगा इसका? पेरीमीटर विल बी इक्वल टू एक्स प्लस 10 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 10 माइनस एक्स, विच इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर विल बी पेरीमीटर। Isn't it so? और क्यों है ऐसा? बिकॉज जितना वैल्यू हमारा इस साइड का है 10 माइनस एक्स, द सेम वैल्यू इज फॉर दिस साइड 10 माइनस एक्स। सिमिलरली जितना वैल्यू हमारा इस साइड का है यू आर का, वही सेम वैल्यू एक्स इस साइड का है। सो पेरीमीटर विल बी इक्वल टू पी क्यू प्लस पी आर एज सच, एंड हेंस दैट इज कांस्टेंट। ओके, ए डेटा सफिशिएंट पे क्यों आंसर मार्क कर दिया? दैट इज नॉट द आंसर। डेटा सफिशिएंट है हमारा, आंसर इज 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 20 सेंटीमीटर विल बी द आंसर। ओके, क्लियर है? दैट विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इन द एडजॉइनिंग फिगर, first and second are the circles with centers P and Q respectively. The two circles touch each other and have a common tangent that touches them at point R and S respectively. बेसिकली दोनों कॉमन टेंजेंट्स है, दो कॉमन टेंजेंट्स दिख रही हैं, बट एक टेंजेंट के बारे में बात कर रहा है कि आर एंड एस पे टच कर रहा है। दिस कॉमन टेंजेंट मीट्स द टाइम लाइन ज्वाइनिंग पी एंड क्यू एट ओ। ठीक है, सो दिस इज मीटिंग लाइन ज्वाइनिंग पी एंड क्यू एट ओ। द डायमीटर्स ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड आर इन द रेशियो 4:3। रेशियो ऑफ द डायमीटर इज 4:3। अगर डायमीटर का रेशियो 4:3 है तो यही सेम रेशियो हमारा रेडियस का भी होगा। रेडियस का भी रेशियो क्या होगा? 4:3 हो जाएगा। तो अगर हम रेडियस मान लें, रेडियस से 4x इज द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल विच इज 1, तो सेकंड वाले का रेडियस क्या हो जाएगा? 3x, बिकॉज रेशियो है 4x:3x, 4:3 का रेशियो है। इट इज ऑल्सो नोन दैट लेंथ ऑफ PO इज 28 सेंटीमीटर। तो फाइंड द लेंथ SO। PO लेंथ हमें टोटल गिवन है, दैट इज 28 सेंटीमीटर। ओके, क्लियर है? सो दीज टू एंगल्स विल बी, रेडियस और टेंजेंट है, दिस एंगल विल बी 90, दिस एंगल विल आल्सो बी 90। सो ये एंगल्स हमारे राइट एंगल होंगे। ठीक है, दीज टू आर राइट एंगल ट्रायंगल्स। और अगर सेम साइड से 90-90 एंगल बना रहा है, सो पी आर एंड एस क्यू दीज विल बी पैरेलल लाइंस नाउ। और अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी, सो दीज टू एंगल्स विल आल्सो बी इक्वल। और वैसे भी देखते तो ये दो एंगल्स तो हमारे 90 हैं, और ये एंगल कॉमन है। दिस एंगल इज कॉमन बिटवीन द ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ओ आर पी एंड ट्रायंगल ओ एस एंड क्यू। सो सारे एंगल्स इक्वल हो गए। सो बाई ए एंगल 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 सिमिलरिटी, दीज टू विल बी सिमिलर ट्रायंगल्स। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड्स का रेशियो सेम होगा, यानी कि ओ एस अपॉन ओ आर, दिस विल बी इक्वल टू एस क्यू अपॉन आर पी, दिस विल बी इक्वल टू ओ क्यू अपॉन ओ पी। और एस क्यू अपॉन आर पी हमें पता है दैट इज 3x/4x, यानी कि दिस इज इक्वल टू 3/4। क्या ये क्लियर है? दिस विल बी इक्वल टू 3/4। एंड एडिशनली वी नो द लेंथ ऑफ पीओ। पीओ तो पता है हमें, पीओ इज इक्वल टू 4, तो ओ क्यू बाई ओ पी दैट इज 3/4। तो ओ क्यू बाई ओ पी, और ओ पी इज इक्वल 28, तो ओ क्यू बाई 28 दिस इज 3/4। सो यहां से ओ क्यू इज इक्वल 21 आ जाएगा।
21 आ जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन पूछा फाइंड द लेंथ ऑफ एसओ, एसओ का लेंथ क्या होगा? क्या कर सकते हैं? इफ दिस इज 21, सो दिस डिस्टेंस पी क्यू विल बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो एक बात बताओ, पी क्यू क्या है हमारा? पी क्यू इज बेसिकली रेडियस ऑफ दिस प्लस रेडियस ऑफ दिस, और रेडियस ऑफ द फर्स्ट सर्कल इज 4x, सेकेंड सर्कल का रेडियस है 3x, तो पी क्यू इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 7x, तो यहां से x इक्वल टू 1 आ गया। या रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल इज 4 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल दैट इज 3 सेंटीमीटर, इजंट इट सो? ठीक है, तो अब ट्रायंगल एस क्यू ओ पे फोकस करो। इन ट्रायंगल एस क्यू ओ, राइट एंगल ट्रायंगल है, दो डायमेंशंस पता है हमें, थर्ड डायमेंशन निकल आएगा। एस क्यू इज 3x यानी 3 सेंटीमीटर, क्यू ओ इज 21, सो एस ओ क्या आ जाएगा? एस ओ स्क्वायर प्लस एस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर, सो एस ओ स्क्वायर विल इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर यानी 21 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, so that will be 441 minus 9 which is equal to 432, so SO will be equal to square root of 432 which is 144 into 3 यानी कि 12 root 3 सेंटीमीटर। 12 root 3 सेंटीमीटर will be the answer, ऑप्शन सी। क्या है? क्लियर है? आंसर विल बी ऑप्शन सी। ओके, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। The ratio of diameters of two spheres is given as 1:4. The larger sphere is melted and 125 identical spheres are made out of the molten material. The smaller sphere is melted and 27 identical spheres are made out of the molten material. यानी कि दोनों केस में क्या कर रहे हो? पहले वाले स्फेयर को हमने मेल्ट किया, मेल्ट करके 125 आइडेंटिकल स्फेयर्स बनाए, फिर सेकंड वाले स्फेयर को मेल्ट किया, 27 आइडेंटिकल स्फेयर्स बनाए। इफ रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ ईच ऑफ द 125 आइडेंटिकल स्फेयर्स टू वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द 27 आइडेंटिकल स्फेयर्स इज 1:m, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m? क्वेश्चन के लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना है, और क्वेश्चन में हमें अल्टीमेटली क्या चाहिए? अल्टीमेटली भी हमें रेशियो ही चाहिए, और रेशियो किसका चाहिए? वॉल्यूम्स का ही रेशियो चाहिए। इनिशियली हमें क्या रेशियो गिवन है? रेशियो ऑफ डायमीटर्स का रेशियो गिवन है फॉर टू स्फीयर्स, और जो रेशियो डायमीटर्स का होगा वही रेशियो हमारा रेडियस का भी होगा। ये तो बात है। तो स्फीयर 1 एंड स्फीयर 2 का रेडियस का रेशियो आ जाएगा 1:4। मान लेते रेडियस 1 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, ठीक है, तो रेडियस का रेशियो आ रहा है 1:4, रेडियस 1 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है, और वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस का क्यूब। Isn't it so? तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा? अगर हमने 1 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर रेडियस मान लिया, तो वॉल्यूम फॉर दीज स्फीयर्स विल बी 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 4/3 पाई इंटू 1 क्यूब फॉर द फर्स्ट स्फीयर, और सेकंड के लिए आ जाएगा 4/3 पाई इंटू 4 क्यूब। बट रेशियो की बात करें तो 4/3 पाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा, रेशियो आ जाएगा हमारा 1 क्यूब यानी 1:64। दिस विल बी रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द टू स्फीयर्स। ठीक है, रेशियो वॉल्यूम्स आ जाएगा टू स्फीयर्स का। फिर हमने जो फर्स्ट वाला स्फीयर था, स्फीयर नंबर 1, इसके कितने पीसेस किए? इसको मेल्ट किया है, मेल्ट करके 125 आइडेंटिकल स्फीयर्स बनाए हैं, तो एक स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा? अगर 1:64 आ रहा है, रेशियो हमारा 1 आ रहा है, अगर वॉल्यूम मान ले पहले वाले स्फीयर का, सेकंड वाले का 64 मान ले, तो 125 पार्ट्स करोगे इसके, ठीक है, पहले वाले स्फीयर के, तो 1/125 विल बी द वॉल्यूम ऑफ द वन ऑफ द पार्ट्स। सेकंड वाले के 27 पार्ट्स करोगे तो एक पार्ट का वॉल्यूम आ जाएगा 64/27। तो वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलेस्ट स्फीयर्स का जो रेशियो आएगा that will be 1/125 is to 64/27। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, जरा सा भी डाउट हो तो 4/3 पाई को साथ में रहने दो, वैसे भी वो एंड में तो कैंसिल आउट होना ही है, कैंसिल आउट होना ही है, पहले ही कैंसिल आउट कर दिया था। ठीक है, तो 1/125 अगर हमारा वॉल्यूम आ गया 1/125 is to 64/27, ये रेशियो आ गया स्मॉलर वाले स्फीयर्स के वॉल्यूम का, क्योंकि मैं वॉल्यूम का रेशियो ही चाहिए, एक्चुअल वैल्यू चाहिए होती तो कभी डिटरमाइन नहीं कर पाते, क्योंकि हमें रेशियो ही गिवन है स्टार्ट से, वैल्यूज हमें पता ही नहीं है रेडियस का। फिर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द 125 आइडेंटिकल स्फीयर्स टू दैट ऑफ वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द 27। अब हमने क्या है 125 वालों का, ठीक है, टू दैट ऑफ, एक सेकंड, ओ हो उल्टा कर दिया हमने, उल्टा इसलिए कर दिया क्योंकि क्वेश्चन ये कह रहा है लार्जर स्फीयर को मेल्ट किया है 125 पार्ट्स में, करेक्ट करना पड़ेगा इसको। लार्जर वाले को 125 पार्ट्स में हमने मेल्ट किया है,
और स्मॉलर वाले को 27 पार्ट्स में, तो 1/27 इज टू 64/125, दिस विल बी द वैल्यू। और फिर लास्ट में क्वेश्चन हमसे कह रहा है वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द 125 पार्टिकल स्फीयर्स, जो कि वॉल्यूम आया है हमारा 64/125 इज टू वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ 27, तो क्या आ गया 64/125 इज टू 1/27, ये हमारा रेशियो आया। और क्वेश्चन कह रहा है दिस इज इक्वल टू 1:m, यानी कि पहली वाली वैल्यू को हमें 1 बनाना है, तो 125/64 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1:125/64 इंटू 1/27, सो ये वैल्यू आ जाएगा हमारा 1:125/64 इंटू 27, यानी 4 क्यूब इंटू 3 क्यूब 12 क्यूब विच विल बी 1728, तो 1:125/1728, दिस विल बी द वैल्यू। तो m का वैल्यू आ जाएगा 125/1728। फंसाने वाली लैंग्वेज थी क्वेश्चन में थोड़ा सा, तो लास्ट में ध्यान दे लिया, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है अभी मामला। ठीक है, क्लियर है? ऑप्शन सी विल बी द आंसर। क्या बात समझ में आती है? ओके, नाउ लास्ट बट वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और पॉज करके अच्छे से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, लास्ट वाले को ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, समझने की कोशिश करनी है और ट्राई टू अटेम्प्ट दैट। थोड़ा सा टाइम लो क्वेश्चन में, समझने की कोशिश करो। इन अ लोकेलिटी देयर आर 5 स्मॉल सिटीज A, B, C, D एंड E, द डिस्टेंस ऑफ दीज सिटीज फ्रॉम ईच अदर आर एज फॉलोज। अब हमें सबकी रिस्पेक्टिव डिस्टेंसेस गिवन है। AB इज 2 किलोमीटर्स, AC इज ऑल्सो 2 किलोमीटर्स, AD इज ग्रेटर देन 2 किलोमीटर, AE इज ग्रेटर देन 3 किलोमीटर, BC इज 2 किलोमीटर, BD इज 4 किलोमीटर, BE इज 3 किलोमीटर, CD is 2 kilometers, CE is 3 kilometers, and BDE is greater than 3 kilometers. If a ration shop is to be set up within 2 kilometers of each city, how many ration shops will be required? अब within 2 kilometer implies कि जो डिस्टेंस है हमारा राशन शॉप का हर एक सिटी से, दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 2 किलोमीटर्स। इक्वालिटी इज ऑल्सो अलाउड, विदिन यानी कि लेस देन इक्वल टू 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो राशन शॉप हैज टू बी सेट अप विदिन 2 किलोमीटर्स ऑफ ईच सिटी। अब पहले तो हमें डिस्टेंसेस पता हो रिस्पेक्टिव सिटीज की, कई जगह पे इनइक्वालिटी है, कुछ जगहों पे हमें फिक्स पता है कि AB 2 है, AC का डिस्टेंस 2 है, CD इज ऑल्सो 2 एंड BC दिस इज ऑल्सो 2। तो अगर ध्यान दें AB, AC एंड BC, सो ऑल दीज डिस्टेंस आर इक्वल, और ABC हमारे 3 पॉइंट से बनने वाले जो बीच के डिस्टेंस सारे के सारे हैं, सारे पेयर्स में डिस्टेंस सेम आ रहा है, यानी कि बेसिकली सिटी A, सिटी B एंड सिटी C दे आर मेकिंग एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इजंट इट सो? क्या ये बात समझ में आता है कि A, B और C तो फिर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं अपना? नहीं, इजंट इट सो? और फिर CD इज ऑल्सो इक्वल टू 2, तो उसको भी यूज करेंगे, पर पहले इन तीनों को तो यूज कर लेते हैं। लेट अस से दिस इज B, दिस इज A एंड दिस इज C, all these distances are equal to 2. ठीक है, then CD is also equal to 2 and BD is equal to 4 and BE is 3। जो हमें इक्वालिटी जहां पे गिवन है उन्हीं को पहले आइडेंटिफाई करते हैं, तो CD is 2, BE is 3, CE is 3 and BD is equal to 4। ओके, सो BC हमें गिवन है इक्वल टू 2, CD is also equal to 2 और BD दिस इज इक्वल टू 4। तो क्या BD हमारा BC प्लस CD नहीं है? और अगर ऐसा है तो दैट इंप्लाइज कि BC और D कोलिनियर होने पड़ेंगे, सेम लाइन में होंगे, कि BC is 2, CD is 2 और BD 4 आ रहा है, यानी कि BCD कोलिनियर होंगे, दिस मस्ट बी D एट ए डिस्टेंस ऑफ 2, इजंट इट सो? क्या ये क्लियर है? Then BE is 3 and C is also equal to 3 और CD equal to 2 है, वो तो हो गया हमारा, CD equal to 2 को भी हमने कंसिडर कर लिया, BE is 3 ये भी कंसिडर हो गया, B is 3 and C is 3। अब इनको ध्यान देना है, तो B और C दोनों से इक्विवेलेंट डिस्टेंस पे, दोनों से 3 की डिस्टेंस पे हमारा पॉइंट E, पॉइंट E is at the same distance 3 किलोमीटर फ्रॉम पॉइंट B as well as पॉइंट C, जबकि AE डिस्टेंस इज ग्रेटर देन 3 किलोमीटर्स। सो अगर AE डिस्टेंस हमारा ग्रेटर देन 3 किलोमीटर है, यानी कि पॉइंट E जो हमारा होगा दैट विल बी ऑन द अदर साइड, isn't it so? A वाले साइड में नहीं होगा, क्योंकि अगर A वाले साइड में पॉइंट E होता तो AE विल बी लेस देन 3, बट A इज ग्रेटर देन 3, यानी कि 3 किलोमीटर दूर तो होगा B और C से, बट दैट विल बी ऑन द अदर साइड ऑफ BC, लाइन BC। ठीक है, सो लेट अस से दैट पॉइंट इज समवेयर हियर। This is point E and this is 3, this is also equal to 3।
अब देखते हैं बाकी सारी इक्वालिटीज मैच हो रही कि नहीं. डी ई ग्रेटर देन 3, शुड बी ग्रेटर देन 3. ठीक है, शुड बी ग्रेटर देन 3. A is also greater than 3 and AD is greater than 2. Yes, AD is also greater than 2. Okay. So now the question is saying if a ration shop is to be set up within 2 kilometers of each city, so how many ration shops should be set up? अब distance should be less than equal to 2. ठीक है. So point C पे अगर फोकस करो तो point C से B भी 2 के डिस्टेंस पे, A भी 2 के डिस्टेंस पे और D भी 2 के डिस्टेंस पे, तो अगर हम point C पे एक रेशन शॉप सेटअप कर दें तो डी भी कवर हो जाएगा, ए भी कवर हो जाएगा, बी भी कवर हो जाएगा, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 2 चाहिए तो इक्वालिटी भी चलेगा. तो बी सी पे सेटअप कर दो अगर एक शॉप, तो डी बी ए एंड सी ऑल विल बी कवर्ड, बट ई कवर नहीं हो पाएगा बिकॉज ई से डिस्टेंस 3 किलोमीटर का है. तो एक शॉप सेट करने से तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा बिकॉज ई तो फिर भी रह जाएगा. अगर सी से थोड़ा सा तुमने और डिस्टेंस पे सेट कर दिया तो फिर बाकी जगह भी सेट नहीं हो पाएगा. तो एक शॉप तो सी पे सेट कर सकते हो जहां से कि 4 टाउन्स विल बी कवर्ड, 4 सिटीज विल बी कवर्ड, बट एक और शॉप तुम्हें ई पे सेट करना पड़ेगा. तो मिनिमम शॉप्स विल बी इक्वल टू, मिनिमम पूछा है क्वेश्चन में, मैक्सिमम तो कितनी भी सेट कर सकते हो, बट मिनिमम विल बी इक्वल टू. क्या ये क्लियर है कि आंसर विल बी इक्वल टू 2. मिनिमम शॉप्स दैट हैव टू बी सेट अप शुड बी इक्वल टू 2. ओके, क्लियर है. सेकंड क्वेश्चन कह रहा है if a ration shop is to be set up within 3 kilometers of each city, how many ration shops will be required? Within 3 kilometers, यानी कि लेस देन इक्वल टू 3 किलोमीटर होना चाहिए डिस्टेंस फ्रॉम ईच सिटी. तब क्या आंसर होगा? अपने डायग्राम पे चलते हैं. देखो हमारे डायग्राम में सी का डिस्टेंस सारे पॉइंट से अपार्ट फ्रॉम ई वाज 2 किलोमीटर्स, बट सी ई डिस्टेंस इज 3 किलोमीटर्स. और अगर हमें लिमिटेशन है कि 3 किलोमीटर्स लेस देन इक्वल टू 3 किलोमीटर पे हमें शॉप सेट करना है, तो अगर सी पे हमने शॉप सेट किया तो सारे के सारे हमारे टाउन्स कवर अप हो जाएंगे, सारी सिटीज कवर अप हो जाएंगी सी पे अगर हमने शॉप को सेटअप किया. इज दैट इट सो? तो इस केस में आंसर विल बी इक्वल टू 1 बिकॉज जैसे ही हमने सी पे शॉप को सेटअप किया so all the towns are at a distance of 3 किलोमीटर लेस देन इक्वल टू 3 किलोमीटर. इज दैट इट सो? तो सारे के सारे टाउन्स हमारे सी की शॉप से कवर अप हो जाएंगे. तो एक ही शॉप सेटअप करना है, शॉप मस्ट बी सेटअप एट पॉइंट सी. तो एक ही शॉप से सारे के सारे पॉइंट्स हमारे कवर अप हो जाएंगे. ऑप्शन ए विल बी द आंसर. क्लियर है? ठीक है, अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग करते हैं. अगर जैसे निकल क्वेश्चन ये कहता कि विद इन 2 किलोमीटर के बजाय द डिस्टेंस शुड बी लेस देन 2 किलोमीटर, सेटअप लेस देन 2 किलोमीटर ऑफ ईच सिटी, तब आंसर क्या होता? पॉज करके एक बार फिर से सोचो. लेस देन 2 किलोमीटर अगर हमारा डिस्टेंस होता तो उस केस में आंसर क्या होता? तो 2 में तो हमें क्लियर पता है, सी पे हमने एक शॉप सेटअप कर दिया, एक शॉप को सेटअप कर दिया है ई पे, तो हमारा काम बन जा रहा है. ठीक है, बट जस्ट इन केस अगर लेस देन 2 होता तब हम क्या करते? बिकॉज देन द प्रॉब्लम विल बी कि फिर सी पे शॉप सेटअप करने से काम तुम्हारा चलेगा नहीं, क्योंकि डिस्टेंस शुड बी, शॉप का शॉप का डिस्टेंस शुड बी लेस देन 2 किलोमीटर्स. तो सी पे सेटअप करने से तो इक्वल टू 2 हो रहा है, लेस देन 2 थोड़ी हो रहा है. तब क्या करोगे? कहां सेटअप करोगे और कितनी शॉप सेटअप करनी पड़ेंगी? अब देखो एक तरीका ये हो सकता है कि बिटवीन दिस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल हमारा एबीसी है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, लेट अस से सेंट्रॉइड पे एक शॉप हमने सेटअप कर दिया. अब यहां से सारी की सारी शॉप का जो डिस्टेंस है दैट विल बी लेस देन 2. इज दैट इट सो? बिल्कुल सेंटर हमने शॉप सेटअप कर दिया तो सारी की सारी शॉप का ए बी और सी का जो सिटीज हैं इनका डिस्टेंस विल बी लेस देन 2. 3 का तो काम चल जाएगा. दिस मस्ट बी शॉप नंबर 1. अब शॉप नंबर 2 कहां पे सेटअप करना पड़ेगा? बिकॉज ए बी और सी का तो काम हो गया. नाउ आवर फोकस शुड बी ऑन टाउन्स, ऑन सिटीज डी एंड ई. तो क्या उनके बीच में अगर मैं एक शॉप सेटअप कर दूं तो क्या उससे काम चलेगा? दैट विल डिपेंड ऑन डिस्टेंस डी ई. What is the length of distance DE? If DE is less than 4, तब तो काम चल जाएगा.
इफ DE इज लेस देन 4 तब तो काम चल जाएगा, बट अगर DE लेस देन 4 नहीं है तब तो फिर काम नहीं चल पाएगा। तो हमें DE डिस्टेंस उस केस में फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, कि उस केस में DE डिस्टेंस पता होना चाहिए वेदर दिस इज लेस देन 4 और ग्रेटर देन 4। ओके, सो कैसे फाइंड आउट करोगे? पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू फाइंड आउट डिस्टेंस DE इन दिस केस। अब देखो ट्रायंगल CBE है, ट्रायंगल CEB, दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल बिकॉज EB इज इक्वल टू EC, EB इक्वल टू EC है। ठीक है, सेपरेटली बना लेते हैं इस डायग्राम को। दिस इज C, this is B, this is E, this is D, and this is 3, this is also 3। क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो मीडियन फ्रॉम E दिस विल बी परपेंडिकुलर। ठीक है, लेट अस से दिस पॉइंट इज P, तो EP की लेंथ क्या आ जाएगा? दिस इज परपेंडिकुलर। ठीक है, और BC के बीच का डिस्टेंस कितना है? 2 है, तो दिस विल बी 1, दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू 1। तो क्या यहां से EP की लेंथ निकाल सकते हो? बिल्कुल आ जाएगा, बिकॉज EP स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर इज इक्वल टू EC स्क्वायर, यानी कि EP स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 8, सॉरी 9 माइनस 1, हाँ, विच इज इक्वल टू 8। तो EP हमारा आ जाएगा उससे वैल्यू। क्या है, क्लियर है? ठीक है, EP स्क्वायर इक्वल टू 8 आ गया, EP विल बी √8। सिमिलरली DC डिस्टेंस में पता है दिस इज इक्वल टू 2। तो अब फोकस करो ट्रायंगल DEP पे, जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। सो इन दैट ट्रायंगल DE स्क्वायर विल बी इक्वल टू DP स्क्वायर प्लस EP स्क्वायर, और DP स्क्वायर क्या होगा? DP इज 3, DC प्लस CP, DP इज 3, तो DP स्क्वायर विल बी 3 स्क्वायर, और EP स्क्वायर क्या है? EP स्क्वायर इज इक्वल टू 8, सो DE स्क्वायर इक्वल टू 17 आ गया, यानी कि DE लेंथ विल बी इक्वल टू √17। D इज इक्वल टू √17, और √17 यानी कि ग्रेटर देन 4 किलोमीटर है, तो DE इज लेस देन 4 नहीं है, दिस इज ग्रेटर देन 4 किलोमीटर। तो डिस्टेंस जब हमारा ग्रेटर देन 4 किलोमीटर आ रहा है, तो अगर तुम बीच में कोई शॉप सेट करते हो, एग्जैक्टली बीच में सेट करते हो, तो भी डिस्टेंस क्या होगा? 2 किलोमीटर से ज्यादा हो जाएगा, यानी कि एक शॉप से काम यहां पे चलेगा नहीं। सो वी नीड 2 शॉप्स, इन दिस केस वी नीड 2 मोर शॉप्स। एक शॉप लेटर से E पे सेट कर दो या कहीं भी सेट कर दो, E से 2 किलोमीटर के आसपास की रेंज में, और एक शॉप सेट करोगे D पे। मिनिमम शॉप्स हमारी चाहिए होंगी उस केस में, ऑप्शन B 3। इफ आवर रेस्टोरेंट शॉप इज टू बी सेट अप लेस देन 2 किलोमीटर्स ऑफ ईच सिटी। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, दो सबसे क्रूशियल पार्ट इस क्वेश्चन में था टू मेक द प्रॉपर डायग्राम, कि प्रॉपर डायग्राम कैसे बनाओगे। ओके, ठीक है, सो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस इन दिस सेशन। आई बिलीव लास्ट में जो क्वेश्चन किया ये भी समझ में आएगा, मजा आएगा इसमें। कहीं पे कोई डाउट रहता है किसी भी क्वेश्चन में तो बेचक डाउट अपना कमेंट जरूर मेंशन करना कि यहाँ पे ये चीज समझ में नहीं आई। ठीक है, और अगर सेशन पसंद आया है तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एज वेल। दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन, एंड इफ यू लाइक द सेशन देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एज वेल। एंड इफ देयर इज एनी डाउट, एनी कंसर्न, एनी क्वेश्चन, then also don't hesitate to ask that particular question. You can also join the Telegram channel Methodological and can message me on Telegram at ADITYAKT. And if you have not already subscribed to the channel, then subscribe to the channel as well and press the bell icon. That's all for this one. Bye bye. Take care and keep learning.